हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज से हम लोग एक नए तरीके से रीजनिंग की शुरुआत करेंगे जिसमें प्रत्येक दिन एक सेट देखेंगे। इस एक सेट के अंदर रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को रखेंगे जिसके आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो आइए पहले सेट के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। हमें इस आकृति में त्रिभुज के संख्या को काउंट करना है। तो जब भी त्रिभुज का संख्या काउंट करना होता है तो हम बेसिक फिगर पहचानते हैं कि इसमें किस तरीके के बेसिक फिगर का उपयोग किया गया है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि इस आकृति को बनाने के लिए ना इस तरीके के बेसिक फिगर का उपयोग किया गया है। और अगर ऐसा एक बेसिक फिगर हो ना तो त्रिभुज का संख्या 3 होगा। देखिए 1, 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3। इस तरीके का अगर एक बेसिक फिगर बने तो उसमें त्रिभुज का संख्या कितना होगा 3। अब ध्यान से इस आकृति में देखिए कि इस तरीके का कितना फिगर बन रहा है। एक तो यह वाला हो गया, दूसरा आपका यह वाला हो गया और तीसरा आपका यह वाला हो गया। तो कुल मिला के 3 आकृति बना है इस तरीके का। और इस तरीके के एक आकृति में 3 त्रिभुज, तो 3 आकृति में 3 गुना 3 यानी कि त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कथन और निष्कर्ष से है। इसके क्वेश्चन को में हम लोग को कथन पढ़ना होता है और कथन के आधार पर निष्कर्ष बताना होता है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। तो बहुत ही ध्यान से कथन पढ़िएगा। बोला गया है कि कैक्टस का तना मोटा होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। यह कथन है। अब इसके बेसिस पर हमें निष्कर्ष बताना है, खुद से नहीं सोचना है, इसके बेसिस पर निष्कर्ष बताना है। पहला, मोटे तने वाले सभी पौधों में कम पानी की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है? कैक्टस का तना मोटा होता है और कैक्टस को कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसा बोला गया है। अब इससे यह तो तात्पर्य नहीं है कि मोटा तना वाला जो भी पौधा होगा सबको कम पानी की आवश्यकता होगी। तो पहला जो निष्कर्ष है वह आपका क्या है? गलत है। अब दूसरे में चलते हैं। कैक्टस उन जगहों पर उगता है जहाँ कम पानी होता है। कैक्टस को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसका मतलब है कि कैक्टस उन जगह पे उगेगा जहाँ पे पानी कम होगा। तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प बी होगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है। बोला है यदि सी के पुत्र एफ और जेड है। देखिए सी का पुत्र एफ और जेड है तो एफ और जेड को कहाँ रखेंगे? सी के नीचे। तो सी के नीचे एफ और जेड रहेगा और पुत्र है मतलब कि पुरुष है, पुरुष को आपको रखना है ट्रायंगल के अंदर। जो भी पुरुष होगा उसको कहाँ रखना है? ट्रायंगल के अंदर रखना है। और जो भी महिला होगी उसको सर्कल के अंदर रखना है। संतान को हमेशा नीचे रखना है, माता पिता को हमेशा ऊपर रखना है। देखिए सी का संतान कौन हो गया? जेड और एफ और जेड दोनों पुरुष है यानी दोनों पुत्र हो जाएगा। सी का जेंडर क्लियर नहीं है तो यह माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है एफ और जेड का। आगे बढ़ते हैं। बोला जेड का विवाह भी से हुआ है। अब जेड का शादी भी से कराइए। तो जेड पुरुष है तो इसका शादी किसके साथ होगा? महिला के साथ। तो भी को महिला बना दीजिए क्योंकि जेड का विवाह भी के साथ हुआ है। अब विवाहित जोड़ा के बीच में हमेशा प्लस का सिंबल यूज करिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। बोला भी का एफ से क्या संबंध, यानी हमें यह बताना है कि भी कौन है एफ का। क्या बताना है? भी कौन है एफ का। तो भी को देखिए गौर से कि यह एफ का कौन है। तो एफ के भाई की पत्नी है भी। एफ के भाई की पत्नी है भी यानी भी जो है वह भाभी हो जाएगा। किसका? भाभी हो जाएगा आपका एफ का। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है कि एक व्यक्ति उगते सूरज की दिशा में चलना शुरू करता है। उगते सूरज की दिशा में चलना शुरू करता है यानी पूरब दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, एक व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया है? उगते सूरज की दिशा में यानी कि पूरब दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। आगे वो अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ा। वो अपने बाईं ओर मुड़ा है 45 डिग्री। 45 डिग्री बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। बाईं ओर का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ से भी हमें बाएं मुड़ना होगा ना हम मुड़ेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और जहाँ से भी हमें दाएं मुड़ना होगा वहाँ से हम लोग मुड़ेंगे क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में।
इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। दो ही तरीके का तो सर्कुलर डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। जहाँ से भी बाएं मुड़ना होगा हम घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, जहाँ से भी दाएं मुड़ना होगा हम घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे। तो बोला है कि बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, यानी कि बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और 500 मीटर आगे चलता है। फिर उसके बाद वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री, फिर इसके बाद यह क्या करता है कि 90 डिग्री बाईं ओर यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। दो बार यह एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है, दो बार मुड़ा है, दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है, एक बार 45 डिग्री और एक बार 90 डिग्री। अब बोला है कि थोड़ी देर तक वह चलता है तो अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। हमें यह बताना है कि उसका चेहरा किस दिशा में है, कितनी दूरी इसने तय किया यह नहीं बताना है। यही कारण है कि दूरी का यूज हम लोग नहीं किए हैं। हमें क्या बताना है कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। चलना शुरू किया था पूरब में, पहला टर्न वह लिया है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों को आप क्या करिए ना कि जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही टाइप का है। तो 90 और 45 कितना होगा 135, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरब से हम चलेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पूरब हमेशा किस तरफ लेना है। जैसे यह 4 दिशा होता है तो दाहिने हाथ की तरफ पूरब लेना है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम लेना है, ऊपर में उत्तर दिशा लेना है और नीचे में दक्षिण दिशा लेना है। यह व्यक्ति कहाँ पे था, यह व्यक्ति जो है वह पूरब दिशा की ओर था, पूरब दिशा यानी इस तरफ था। अब यहाँ से हमें 135 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो इस दिशा में पहुँच जाइएगा। देखिए यहाँ तक में 90 और 45 करेंगे तो यहीं रुक जाएंगे, आधे में रुक जाएंगे, क्योंकि पूरा करेंगे तब तो 90 होगा। तो 90 + 45 135 डिग्री यही दिशा होगा। यह दिशा कौन सा है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इस व्यक्ति का चेहरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करिए। इस श्रृंखला का अगला पद हमें बताना है। तो सबसे पहले नंबर्स को देखिए, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17। पहले +2 किया, +4 किया, +6 किया, तो अब हम +8 करेंगे तो 27 और 8 कितना हो जाएगा 25। चलिए, तो नंबर तो हमें पता चल गया है 25। अब आगे लेटर को देखिए, आई होता है 9 पे, तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, एस। देखिए आई 9 नंबर पर, 9 जे 10 नंबर पर, यह 12 पे, यह 15 पे। पहले +1 फिर +2 फिर +3, तो आगे हम +4 करेंगे तो 15 और 4 19, 19 वो 15 पे होता है, तो 15 4 19, 19 नंबर पे कौन होता है, एस। अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपको याद करना हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में बताया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से है, यानी यह आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है। बोला है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। अब हम वेन डायग्राम इसका बनाएंगे। ठीक है, कथन के हिसाब से क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके बेसिस पर निष्कर्ष निकालेंगे। बोला है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो देखिए बिल्ली का कुछ पार्ट ना कुत्ता है, बिल्ली का कुछ पार्ट क्या है, कुत्ता है, तो यह बिल्ली हो गया और इसका कुछ पार्ट हम कॉमन कर दिए किसके साथ, कुत्ता के साथ। तो पहला कथन का वेन डायग्राम बन गया। अब दूसरा कथन क्या बोला है, बोला है कोई कुत्ता मछली नहीं है। तो कुत्ता का जो भी पार्ट है ना उसको आप रेखांकित कर दीजिए। ठीक है, और रेखांकित भाग के बारे में लिख दीजिए कि जिसको भी हमने रेखांकित किया है ना वह मछली नहीं है। नहीं है वाले को भी उल्लेख करिएगा, मछली नहीं है। कौन सा पार्ट मछली नहीं है, जिस पार्ट को हमने रेखांकित किया है वह पार्ट मछली नहीं है। देखिए कोई कुत्ता मछली नहीं है, तो कुत्ता का जो भी पार्ट है उसको हमने रेखांकित किया और रेखांकित भाग के विषय में हमने लिखा कि यह मछली नहीं है। अब निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य। पहला, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ता का कुछ हिस्सा बिल्ली है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ बिल्ली मछली नहीं है। देख लीजिए बिल्ली का कुछ पार्ट मछली नहीं है, तो जो भी पार्ट बिल्ली का रेखांकित है वह मछली नहीं होगा। तो बिल्ली का कुछ पार्ट रेखांकित है और रेखांकित पार्ट मछली नहीं होगा, यानी कुछ बिल्ली मछली नहीं है, यह बात सही है। देख लीजिए बिल्ली का कुछ भाग तो रेखांकित है और जो भी भाग रेखांकित है वह मछली नहीं है, मतलब दोनों का दोनों सही। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विकल्प सी होगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 उपयुक्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे बोला गया है कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाए तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। अच्छा, इसको मोड़ना है यानी यहाँ से मोड़ना है, तो जब आप इसको मोड़िएगा, ध्यान से समझिए,
यहाँ से पकड़ के जब आप इसको मोड़िएगा तो जो एरो का डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। अभी नीचे की ओर है, सबका किस तरफ हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। तो इस आकृति में तो नहीं है ऐसा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आकृति सी। और आकृति सी के लिए कौन सा विकल्प है, विकल्प डी। तो हमारा आंसर विकल्प डी होगा। आकृति सी आपका आंसर है। यह आकृति एक, आकृति बी, आकृति सी, आकृति डी। पिक्चर एक, पिक्चर बी, पिक्चर सी, पिक्चर डी है। तो पिक्चर सी हमारा आंसर होगा। पिक्चर सी के लिए कौन सा विकल्प है, विकल्प डी। तो हम आंसर चुनेंगे अपना विकल्प डी। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है कि एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया, यह 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है। 1 मिनट में कितना होता है, यह 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है। ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है। ओके, बोला है कि जब दोपहर 2 बजे बोला है दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा। तो देखिए 6 बजे सेट किया गया है, 2 बजे क्या समय दिखाएगा यही हमें बताना है। तो 6 बजे से 2 बजे तक में कितना घंटा होगा, 6 बजे से 2 बजे तक में 8 घंटा हो जाएगा ना। 6 और 6 12 और उसके बाद 2 तो 8 घंटा। तो 8 घंटा में कितना मिनट होगा, 8 घंटा में 60 मिनट होगा। ठीक है, 8 घंटा में कितना होगा, 8 गुने 60 मिनट होगा। और 1 मिनट में 5 सेकेंड ज़्यादा समय दिखाता है, तो इतना मिनट में इतना गुने 5 सेकेंड ज़्यादा समय दिखाएगा। तो इतना गुने 5 सेकेंड सही समय ज़्यादा दिखाएगा, यानी कितना मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग, तो इससे यह कैंसिल, यानी 8 पंचे 40 मिनट ज़्यादा समय दिखाएगा। ठीक है, 40 मिनट ज़्यादा समय दिखाएगा। तो समय 2 बजे है तो हमें दिखाएगा 2:40 मिनट। देखो इस चीज़ को हम रिपीट करते हैं। बोला है कि 1 मिनट में 5 सेकेंड अधिक चलता है। 6 बजे समय सही किया गया, दोपहर 2 बजे क्या समय दिखाएगा। तो 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक में कितना घंटा, 1 घंटा, 8 घंटा, सॉरी 8 घंटा। अच्छा 8 घंटा है कितना मिनट, तो 8 गुने 60 मिनट। ठीक है, 8 गुने कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट, या मिनट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब 1 मिनट में 5 सेकंड ज़्यादा समय दिखाएगा, तो इतना मिनट में कितना सेकंड ज़्यादा, तो इतना गुने 5 सेकंड ज़्यादा समय दिखाएगा। तो यह किस फॉर्म में आएगा, सेकंड के फॉर्म में। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से भाग, 60 से 60 कैंसिल, यानी कि 40 मिनट ज़्यादा समय दिखाएगा। यानी समय 2 बजे है तो हमें दिखाएगा 2:40 मिनट। अगला क्वेश्चन है, बोला है आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, प्रश्न देख लीजिए क्या है। प्रश्न है कि दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा होगा। माह का 13वां दिन यानी कि 13 तारीख को कौन सा दिन होगा यह हमें बताना है। ठीक है, माह का 13वां दिन यानी कि 13 तारीख को कौन सा दिन होगा यह हमें बताना है। अब इसके लिए 2 कथन दिया गया है और हमें यह बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है। पहला कथन देखिए, महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। अच्छा, महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन से यह पता तो नहीं चलता है कि किस तारीख को मंगलवार होगा, क्योंकि महीना का अंतिम दिन 28 तारीख भी हो सकता है, 29 तारीख भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है। महीना 28 दिन का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। तो अंतिम दिन में हम क्या ले, 31 ले, 30 तारीख ले, 28 ले, 29 ले, यह क्लियर नहीं हो रहा है, तो यह कथन तो आपका पर्याप्त नहीं है। दूसरे में चलिए, महीने का 16वां दिन यानी 16 तारीख को, उस महीने के 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार है। अच्छा, शुक्रवार तीसरा रहे, पहला रहे, दूसरा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या पता चल गया कि 16 तारीख को शुक्रवार है, तो जब 16 तारीख को शुक्रवार है तो 13 तारीख को कौन सा दिन होगा, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। 3 माइनस कर लेंगे, शुक्रवार -3 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इससे हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 16 तारीख का दिन पता है तो 13 तारीख का तो निकाल ही सकते हैं। तो दूसरा पर्याप्त है, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी, कथन 2 में दिया गया आंकड़ा आपका पर्याप्त है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करिए और निर्णय करिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न देख लीजिए क्या है। बोला है कॉलेज में कितने कक्षा कक्ष हैं। कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम। कॉलेज में कितने क्लासरूम है हमें यह बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, कॉलेज में कितने क्लासरूम हैं, कितने कक्षा कक्ष हैं। अब इसके लिए कथन देख लीजिए क्या दिया है। पहला कथन है कि प्रत्येक ब्लॉक में 10 कक्षा कक्ष है। ठीक है, जो एक ब्लॉक है ना, ध्यान से समझिएगा, जो एक ब्लॉक है इस तरीके का एक ब्लॉक, इसमें कितना कक्षा कक्ष है, 10 कक्षा कक्ष है। यानी एक ब्लॉक में अगर एक ब्लॉक बना हुआ है तो उसमें 10 क्लासरूम है।
आगे जो कॉलेज के भवन की संख्या के बराबर। अच्छा, एक ब्लॉक में 10 है और यहाँ भवन का संख्या कुल मिला के दे रखा है 10। भवन का संख्या कितना दे रखा है 10। यहाँ से दो चीज क्लियर हो गया। यहाँ से दो चीज क्लियर हुआ। क्या क्या क्लियर हुआ कि एक ब्लॉक में तो 10 क्लासरूम होगा, एक ब्लॉक में क्लासरूम का संख्या 10 है और भवन का संख्या भी कितना 10। और दूसरा में बोला है कि प्रत्येक भवन में 4 ब्लॉक। अब इस दोनों को मिला के अपना हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। एक भवन में कितना ब्लॉक है 4 ब्लॉक, और ऊपर बोला था कि भवन का संख्या 10, तो भवन का संख्या 10, एक भवन में 4 ब्लॉक, तो 10 भवन में 10 गुने 4 ब्लॉक, और एक ब्लॉक में 10 कक्षा कक्ष, तो 10, एक ब्लॉक में 10 कक्षा कक्ष, तो इतने ब्लॉक में कितना कक्षा कक्ष हो जाएगा, तो 10 गुने 4 गुने 10। यानी अपने इस सवाल का जवाब हम लोग इस दोनों के मदद से दे पाए हैं। तो आंसर क्या होगा, दोनों कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, दोनों को मिला करके ही हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ब्लॉक में कितना कक्ष है और भवन कितना है, और इससे पता चलता है कि एक भवन में कितना ब्लॉक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कथन है, बोला है कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित होकर मधुमेह से ग्रस्त हैं। तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है। ठीक है, यह कथन दे रखा है। अब इससे अवधारणा क्या बनता है, क्या एजप्शन बनता है, यह बात जो बोला गया है उससे क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, केवल तनाव ही मधुमेह का एक कारण है, यह गलत है। यह बात आपका सही है, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, केवल तनाव से ही, ऐसा तो नहीं बोला है। तनाव एक कारण है, ऐसा यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि तनाव के कारण मधुमेह हो रहा है, लेकिन केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, यह तो स्पष्ट नहीं है। तो केवल एक पर्याप्त है ना, इसके अलावा भी हो सकता है जिससे आपका कारण हो सकता है जिससे मधुमेह हो जाए। आगे बढ़िए। अगला बोला है कथन कि मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूँ। देखिए, स्कूल शिक्षक नहीं है, क्या बोला है, स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं और शिक्षक बनना चाहता हूं। मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं और शिक्षक बनना चाहता हूं। ठीक है, शिक्षक बनना चाहता हूं बोला है। तो इससे अवधारणा क्या बनता है, क्या एजप्शन बनता है, मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं। अगर स्कूल शिक्षक होता तो फिर स्कूल शिक्षक बनना क्यों चाहता। बोला है कि और शिक्षक बनना चाहता हूं, तो मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक नहीं है तभी तो शिक्षक बनना चाहता है। जो शिक्षक होगा वो शिक्षक बनना क्यों चाहेगा। मैं एक स्कूल शिक्षक हूं, यह बात क्या है, गलत है। स्कूल शिक्षक नहीं है, शिक्षक क्या है, बनना चाहता है। तो आंसर आपका क्या होगा, केवल एक होगा, आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आंसर विकल्प सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई, 7:10 तक घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी। एक घड़ी दोपहर यानी 12 बजे सेट किया गया है, दोपहर करने का मतलब 12 बजे सेट किया गया है। तो हमें बताना है कि 7:10 यानी कि 7 घंटा 10 मिनट। 7:10 कहने का मतलब कि 7 घंटा 10 मिनट, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद 7:10 तक में कितना होगा, 7 घंटा 10 मिनट। तो हमें बताना है कि 7 घंटा 10 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो ध्यान रखिएगा, जो घड़ी की सुई होता है ना, कोई भी सुई को लीजिए, वह एक चक्कर अगर लगाया तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई भी सुई अगर एक चक्कर लगाया तो सर्किल बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो घंटे वाली जो सुई होती है घड़ी की, वह 12 घंटा का समय लेता है तब एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब घंटे वाला सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यह 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो यह 1 घंटा में 360 डिग्री बट्टा 12 से इसको काटिए, 12 तिया 36, यानी कि 1 घंटे में ना यह 30 डिग्री का कोण बनाएगा। जो घंटे की सुई है वह 1 घंटा में 30 डिग्री। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि भाई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 घंटा को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, वही 30 डिग्री। 1 घंटा बोले या 60 मिनट बोले एक ही बात है। तो 1 घंटा में 30 डिग्री यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री। तो फिर 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 मिनट में बनाएगा 30/60 डिग्री, यानी 1/2 डिग्री। तो जो घंटा का सुई है ना, वो अगर मिनट की बात करें, जो आवर वाला सुई है, अगर हम उसका चाल मिनट के रूप में देखें तो आधा डिग्री का कोण यह बनाता है प्रति मिनट। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण। और घंटे की बात करें तो 30 डिग्री का कोण बनाता है 1 घंटे में। यही चीज क्लियर हुआ। जो घंटा वाला सुई है वह 30 डिग्री का कोण बनाएगा 1 घंटे में, और आधे डिग्री का कोण बनाएगा 1 मिनट में। तो दोपहर में शुरू किया गया 7:10 यानी कि 7 घंटा 10 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा। तो देखिए
1 घंटा में 30 डिग्री, तो 7 घंटा में 7 या 21 210 डिग्री, तो यह घूमेगा। प्लस यहाँ 10 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री, यानी 210 प्लस 5 215 डिग्री आपका घूम जाएगा। कितने समय में, 215 डिग्री आपका घूम जाएगा। 215 डिग्री आपका घूम जाएगा 7 घंटा 15 मिनट में। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि घंटा का सुई जो है वह आधा डिग्री प्रति मिनट घूमता है, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 7:10 तक में, दोपहर में सेट किया गया 7:10 यानी कि 7 घंटा 10 मिनट में। तो 7 घंटा 10 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो 7 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 7 गुने कितना होगा 60, तो 6 सते 42 420 घंटा यह हो गया और 10 घंटा यह हो गया, 430 घंटा 430 मिनट हो गए। 7 घंटा 10 मिनट के लिए क्या लिख सकते हैं 430 मिनट, और 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 430 मिनट में इसका आधा यानी कि 215 डिग्री। तो हम पूरे को मिनट में कन्वर्ट करके मिनट का आधा करेंगे, उससे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।